और आमतौर पे जब भी हम जब भी बिजली व्यवस्था या पावर ग्रिड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही उबाऊ सी तस्वीर आती है। हाँ बिल्कुल, कोयले के बड़े बड़े प्लांट्स और तारों का जाल। सही कहा, ऐसा लगता है जैसे बस कहीं बहुत दूर कोयला जल रहा है और तारों के जरिए बिजली हमारे घरों तक आ रही है। एकदम एक तरफा और निर्जीव सा रास्ता। लेकिन आज की सच्चाई इससे बहुत अलग है। एकदम, और इसी पर आज हम अपनी इस चर्चा में बात करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवित नर्वस सिस्टम की जो खुद सोच सकता है, जो रियल टाइम में खुद को संतुलित कर सकता है। हाँ, और जो ये भी जानता है कि किस पल शहर के किस कोने में कितनी ऊर्जा की जरूरत है। तो आज हम टाटा पावर के इसी पूरे अभूतपूर्व यात्रा को विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यात्रा बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम एक सदी पुरानी पारंपरिक बिजली कंपनी को एक टेक सक्षम इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लेटफॉर्म में बदलते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, और इस गहन विश्लेषण के लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत हैं उनमें शामिल है उनकी वित्तीय वर्ष 2026 की इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, साथ ही कुछ बहुत ही रणनीतिक ब्लॉग्स और महाराष्ट्र सरकार के साथ हाल ही में हुआ उनका वो 13,000 करोड़ रुपए का एमओयू। हाँ, वो एमओयू बहुत अहम है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये कंपनी राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और एक आम उपभोक्ता की रोजमर्रा की जरूरतों के बीच एक तकनीकी पुल बना रही है। और इन सभी दस्तावेजों में जो एक चीज सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है उनका विजन। राइट, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इन भारी भरकम रिपोर्टों को पढ़ते हुए एक लाइन बार बार सामने आती है, सस्टेनेबल इज अटेनेबल, यानी स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। हाँ, ये उनका मुख्य कैच फ्रेज है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो पहली बार पढ़ने में ये बस एक बहुत ही महंगे पीआर कैंपेन का नारा लगता है। क्या ये सिर्फ बातें हैं? ये पीआर का नारा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक बिजनेस एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो सच्चाई कुछ और ही है। अच्छा, तो ये असल में क्या है? रिपोर्ट के वित्तीय आंकड़े साफ दिखाते हैं कि सस्टेनेबल इज अटेनेबल कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है। ये असल में उनके नए रेवेन्यू और ग्रोथ मॉडल का इंजन है। उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इस पर टिका है। बिल्कुल, कंपनी का भविष्य इसी दर्शन पर है कि पर्यावरण के अनुकूल रहते हुए भी बड़े पैमाने पर मुनाफा कैसे कमाया जाए। ये नैतिकता और अर्थशास्त्र का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम है। तो फिर ये काम कैसे कर रहा है? एक पुरानी बिजली कंपनी अचानक से टेक प्लेटफॉर्म कैसे बन रही है? इसके लिए हमें उनके बिजनेस मॉडल की वास्तुकला को देखना होगा। उन्होंने अपने पूरे ऑपरेशन को मुख्य रूप से 4 क्लस्टर्स में बांट दिया है। जैसे किसी 4 व्हील ड्राइव गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। चारों अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन गाड़ी को एक ही दिशा में ले जा रहे हैं। एकदम सटीक एनालॉजी है। तो इसकी शुरुआत होती है रिन्यूएबल्स यानी नवीकरणीय ऊर्जा से, जो कि उनका ग्रोथ इंजन है, राइट? हाँ, वित्तीय वर्ष 26 की रिपोर्ट के अनुसार ये सबसे तेजी से बढ़ रहा है। जैसे राजस्थान में उनका 1 गीगावाट का नया सोलर प्लांट। 1 गीगावाट, वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना? और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में उनका 4.9 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। 1 मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रोककर एक सवाल पूछना है। हाँ बताइए। बिजली पैदा करना एक बात है, लेकिन खुद के सोलर सेल क्यों बनाना? क्या चीन से सस्ते पैनल खरीदना ज्यादा समझदारी नहीं है? देखिए, इसे सप्लाई चेन कंट्रोल कहते हैं। कोविड के बाद कंपनियों ने सीख लिया है कि दूसरों पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन बात सिर्फ आत्मनिर्भरता की नहीं है। तिरुनेलवेली प्लांट का सबसे ध्यान खींचने वाला आंकड़ा है उनका यील्ड, 95% से अधिक यील्ड। 95% यील्ड, ये तो किसी परीक्षा के रिजल्ट जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या 5% कचरे में जा रहा है? तकनीकी भाषा में बिल्कुल यही मतलब है। मैन्युफैक्चरिंग में यील्ड का मतलब है कि आपके कितने उत्पाद बिना किसी खराबी के बाजार के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो 16 सेल बनाना बहुत नाजुक काम है। बहुत नाजुक। और अगर यील्ड 95% है तो इसका मतलब है कि उनकी निर्माण प्रक्रिया बहुत कुशल है। तो कचरा कम होने से उनकी लागत कम हो जाती होगी। बिल्कुल, प्रति वाट उत्पादन की लागत गिर जाती है, जो उन्हें बाजार में बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ देती है। समझ गई। तो रिन्यूएबल्स उनका ग्रोथ इंजन हो गया, लेकिन सूरज तो हमेशा नहीं चमकता ना? सही बात है। और हवा भी हमेशा नहीं चलती। तो जब उत्पादन गिर जाएगा तब इस ग्रिड का क्या होगा? और यहीं पर उनका दूसरा क्लस्टर काम आता है, थर्मल और हाइड्रो। इसे वे अपनी विश्वसनीयता का आधार या रिलायबिलिटी एंकर कहते हैं।
ताकि जब मौसम खराब हो तो बैकअप रहे। हाँ, ग्रिड को स्थिर रखने के लिए बेसलोड बिजली चाहिए होती है। रिपोर्ट बताती है कि प्रयागराज थर्मल प्लांट ने 98% से अधिक उपलब्धता हासिल की है। 98%? मतलब ये प्लांट साल भर लगभग बिना रुके बिजली बना रहा है? एकदम सही, ताकि जब ग्रीन एनर्जी गिरे तब भी ब्लैकआउट ना हो। चलिए, बिजली पैदा हो गई और स्थिरता भी आ गई, लेकिन ये लोगों तक पहुंचती कैसे है? क्योंकि भारत में तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से एक सिरदर्द रहा है। हाँ, बिजली चोरी और लाइन लॉस बहुत बड़ी समस्या रही है। बिल्कुल। तो इसका क्या समाधान है? इसका इलाज है उनका तीसरा क्लस्टर, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी TND। ये स्थिरता की रीढ़ है। अच्छा, कैसे? रिपोर्ट में उड़ीसा का बहुत शानदार उदाहरण है। वहाँ उन्होंने 14 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए हैं। 14 लाख? हाँ, और इससे उनके AT&C नुकसान में भारी कमी आई है। एक मिनट, ये AT&C नुकसान क्या होता है? ये टर्म मैंने रिपोर्ट में कई बार पढ़ा है। AT&C का मतलब है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। आसान भाषा में ये दो तरह का नुकसान है। पहला टेक्निकल होगा? हाँ, जब बिजली पुराने तारों से गुजरती है तो गर्मी के रूप में कुछ बिजली हवा में उड़ जाती है। और दूसरा कमर्शियल? वो सबसे बड़ा है। सीधा मतलब है बिजली की चोरी, मीटर से छेड़छाड़ या बिलिंग के वो पैसे जो कभी नहीं आते। तो स्मार्ट मीटर्स इसे कैसे ठीक करते हैं? देखिए, पुराने मीटर को कोई इंसान महीने में एक बार चेक करता है, तब तक तो चोरी हो चुकी होती है। हाँ, वो तो है। लेकिन स्मार्ट मीटर रियल टाइम डेटा भेजते हैं। अगर ग्रिड से 100 यूनिट बिजली निकली और मीटर सिर्फ 80 यूनिट दिखा रहे हैं, तो सिस्टम को उसी सेकंड पता चल जाता है कि 20 यूनिट कहाँ लीक हो रही है। इससे बिलिंग पारदर्शी होती है और कंपनी को नकदी प्रवाह मिलता रहता है। ये तो वाकई स्मार्ट है। लेकिन वापस उसी सवाल पर आते हैं जो मैंने पहले पूछा था, सूरज छिपने के बाद का वक्त। हाँ, रिन्यूएबल की सबसे बड़ी समस्या। थर्मल प्लांट्स मदद करते हैं, ये ठीक है, लेकिन अगर दुनिया को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर जाना है तो क्या रात के लिए ग्रीन एनर्जी स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल तरीका है, और इसके लिए हमें उस महाराष्ट्र सरकार के साथ हुए MOU को देखना होगा। वो 13,000 करोड़ रुपए वाला। हाँ, ये निवेश हाइड्रो पावर के लिए है, लेकिन ये कोई साधारण बांध या डैम नहीं है। यही मुझे बहुत उलझन हुई थी। मतलब हाइड्रो पावर तो बहुत पुरानी तकनीक है ना। आज के AI के युग में इतनी बड़ी रकम एक पुरानी तकनीक पर क्यों? क्योंकि भिवपुरी और शिरवता में जो बन रहा है वो पारंपरिक डैम नहीं है। इन्हें पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स या PSP कहा जाता है। अच्छा। अगर आसान एनालॉजी दूं तो ये असल में एक विशालकाय वाटर बैटरी है। वाटर बैटरी? ये थोड़ा मजेदार लग रहा है। ये असल में काम कैसे करती है? इसे बड़े पैमाने की इंजीनियरिंग समझिए। इनमें 2 अलग-अलग जलाशय होते हैं, एक पहाड़ की ऊंचाई पर और दूसरा एकदम नीचे तलहटी में। ओके, एक ऊपर एक नीचे। अब कल्पना कीजिए कि दोपहर के 1 बजे हैं, सूरज तेज है और आपके सोलर पैनल भरपूर बिजली बना रहे हैं। लेकिन दोपहर में तो घरों में लाइटें या AC कम चलते हैं। बिल्कुल, तो ग्रिड में जरूरत से ज्यादा बिजली आ जाती है। आम ग्रिड में ये बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ वो उस बिजली का क्या करते हैं? यहाँ इस सरप्लस बिजली का इस्तेमाल करके मोटर चलाई जाती है, जो नीचे के पानी को पंप करके ऊपर वाले जलाशय में धकेल देती है। अरे वाह, मतलब हम बिजली का इस्तेमाल करके पानी को ऊंचाई पर स्टोर कर रहे हैं। सही कहा, पानी का ऊपर जाना मतलब ऊर्जा स्टोर हो गई। अब रात के 8 बज गए, सूरज ढल चुका है, लेकिन हर घर में AC और TV ऑन हो गए हैं। बिजली की मांग अचानक से बढ़ गई। तब उस ऊपर जमा किए गए पानी को गुरुत्वाकर्षण की मदद से ढलान से नीचे छोड़ा जाता है, और वो पानी गिरकर टरबाइन घुमाता है। बिल्कुल, और पलक झपकते ही ग्रीन बिजली पैदा होने लगती है। ये तो सच में कमाल है। मतलब हम पानी को सिर्फ एक मीडियम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में ये गुरुत्वाकर्षण में स्टोर की गई सौर ऊर्जा है जो तरल रूप में है। ये एकदम सटीक व्याख्या है, और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति इसके लिए एकदम उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक ढलान पहले से मौजूद है। हाँ, MOU के अनुसार शिरवता में 1800 मेगावाट और भिवापुरी में 1000 मेगावाट क्षमता बन रही है। मतलब ग्रीन एनर्जी दिन रात 24/7 उपलब्ध रहेगी। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती नजर आ रही है। कैसी चुनौती? जरा इस सिस्टम की जटिलता सोचिए। कहीं से सोलर आ रहा है, कहीं से हवा से बिजली आ रही है, रात में अचानक से ये पंप हाइड्रो चालू हो जाता है, और थर्मल प्लांट भी चल रहा है। हाँ, इतने सारे अलग अलग स्रोतों से इतनी बिजली आ जा रही है। इस भारी डेटा को कोई इंसान कंट्रोल रूम में बैठकर तो बिल्कुल नहीं संभाल सकता। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। कोई साधारण कंप्यूटर भी इसे नहीं संभाल सकता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसे समझाऊं
तो ये अल्ट्रा फास्ट स्पीड पर टेट्रिस गेम खेलने जैसा है। टेट्रिस। हाँ, जहाँ सिस्टम को हर मिलीसेकंड में तय करना है कि कौन सी बिजली को ग्रिड के किस हिस्से में भेजना है ताकि सिस्टम क्रैश ना हो। ये टेट्रिस वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है। इस जटिलता को संभालने के लिए उन्होंने डिजिटल तकनीक तैनात की है, जिसमें सबसे आधुनिक है डिजिटल ट्विन्स। डिजिटल ट्विन, ये नाम सुनकर तो किसी मशीन की वीडियो गेम अवतार या 3D मॉडल जैसा कुछ लगता है। ये है क्या? ये सिर्फ 3D मॉडल नहीं है, ये एक जीता जागता वर्चुअल रेप्लिका है। टाटा पावर ने अपने बड़े बॉयलर्स और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डिजिटल ट्विन्स बनाए। मतलब मशीन का एक डिजिटल जुड़वा? हाँ, असली मशीन में हजारों सेंसर लगे हैं जो हर सेकंड तापमान, दबाव और कंपन का डेटा इस वर्चुअल मॉडल को भेजते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? फायदा है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। मशीन के असली हिस्से में खराबी आने से हफ्तों पहले ये डिजिटल मॉडल डेटा देखकर खतरे की घंटी बजा देता है। अच्छा, मतलब ये बता देगा कि फलां बॉयलर 10 दिन बाद खराब होने वाला है। बिल्कुल, इससे अचानक होने वाले ब्रेकडाउन रुक जाते हैं और बिजली की सप्लाई कभी नहीं रुकती। ये तो हुई मशीनों की बात, लेकिन जो ग्राहक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मांग को एआई कैसे समझता है? उसके लिए उनका एनरयूनी नाम का एआई प्लेटफॉर्म है। ये एनर्जी एज अ सर्विस मॉडल पे काम करता है। ये कमर्शियल ग्राहकों के लिए? हाँ, बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए। ये फैक्ट्री के पुराने डेटा और मौसम को देखकर पहले से बता देता है कि कल सुबह 10 बजे कितनी बिजली चाहिए होगी। वाओ, ये डिमांड और सप्लाई का एकदम सही बैलेंस है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली समस्या थी, वहाँ एआई क्या कर रहा है? आप बिजली चोरी की बात कर रही हैं? हाँ, स्मार्ट मीटर तो चोरी पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई स्मार्ट मीटर से पहले ही तार डालकर बिजली चुरा ले? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर उनका OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और इमेज बेस्ड एनालिटिक्स काम आता है। कैमरे से? हाँ, वे कैमरे और AI विजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिस्टम खंभों और तारों की तस्वीरों का विश्लेषण करता है और तुरंत पहचान लेता है कि कोई एक्स्ट्रा तार तो नहीं जोड़ा है। जो काम इंसानों को महीनों लगते थे वो AI सेकंडों में कर लेता है। एकदम। लेकिन जब सब कुछ इतना गहराई से इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क से जुड़ गया है, तो ये खतरा भी तो है। कैसा खतरा? साइबर सुरक्षा का। अगर कोई हैकर या दुश्मन देश इस नर्वस सिस्टम को हैक कर ले, तो पूरा राज्य एक सेकंड में अंधेरे में डूब सकता है। ये आज के समय का सबसे गंभीर खतरा है और इसलिए साइबर सुरक्षा अब सिर्फ IT का कोई अनुपालन या टिक बॉक्स वाला काम नहीं है। ये तो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने 24/7 सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर या SOC बनाया है और सबसे अहम है उनका जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट, इसका क्या मतलब है? मतलब क्या वे अपने ही कर्मचारियों पे भरोसा नहीं करते? ये तो थोड़ा पैरानोया जैसा लग रहा है। साइबर दुनिया में पैरानोया ही आपको सुरक्षित रखता है। सामान्य नेटवर्क एक महल की तरह होते हैं, पासवर्ड डाला और अंदर आ गए। फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जीरो ट्रस्ट में किसी भी डिवाइस या इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जाता। हर छोटे कदम पर सिस्टम वेरिफिकेशन मांगता है। नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। बिल्कुल, ताकि हैकर ग्रिड तक पहुंच ही ना पाए। राष्ट्रीय ग्रिड, डिजिटल ट्विन्स, विशालकाय पंप हाइड्रो, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम एक आम उपभोक्ता की बात करें तो उस पे क्या असर पड़ रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। उनका जो चौथा क्लस्टर था न्यू एज सॉल्यूशंस, वो जमीन पर कैसे काम कर रहा है? इसका असर बहुत सीधा है। उन्होंने बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यक्तिगत उपभोक्ता सेवा के बीच की खाई को खत्म किया है। जैसे उनका एक उत्पाद है माईसाइन। माईसाइन, ये क्या है? कोई इन्वर्टर? आप इसे एक बहुत स्मार्ट इन्वर्टर कह सकती हैं। यह हाइब्रिड सोलर और बैटरी स्टोरेज समाधान है। भारत में पावर कट की समस्या अभी भी है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन माईसाइन की खासियत है इसका रिस्पॉन्स टाइम। ग्रिड कटते ही ये 10 मिलीसेकंड से भी कम समय में बैटरी पावर पर शिफ्ट हो जाता है। 10 मिलीसेकंड? ओह, मतलब अगर टीवी पे मैच चल रहा है तो स्क्रीन 1 सेकंड के लिए झपटेगी तक नहीं? बिल्कुल नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिजली गई है। ये तो बहुत शानदार है। और सिर्फ घर ही नहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी वे बुनियादी ढांचा बना रहे हैं। जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर भारत का पहला मेगा चार्जर हब। मेगा चार्जर साधारण ईवी चार्जर से अलग कैसे है? इसमें 120 किलोवाट के 8 फास्ट DC चार्जर्स हैं। कुछ ही मिनटों में गाड़ी फुल चार्ज। इससे तो रेंज की चिंता ही खत्म हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा हब 100% ग्रीन एनर्जी पर चलता है। ये तो मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात हो गई। तकनीक वहाँ जल्दी पहुँचती है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल इज अटेनेबल का दावा दूर दराज इलाकों तक भी पहुँच रहा है? यहीं पर ये रिपोर्ट वास्तविक बदलाव की कहानी बनती है।
लास्ट माइल डिलीवरी का सबसे बेहतरीन उदाहरण उड़ीसा से आता है। अच्छा, उड़ीसा में कहाँ? संबलपुर जिले का डुबुकू गांव और मलकानगिरी की पहाड़ियां। मलकानगिरी, वो तो बहुत ही दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाका है। एकदम सही। वहां आजादी के इतने दशकों बाद भी बिजली नहीं थी, घने जंगल, खराब रास्ते, लेकिन उन्होंने वहां बुनियादी ढांचा खड़ा किया और बिजली पहुंचाई। हाँ, और ये कोई दान नहीं था, उनके डिस्ट्रीब्यूशन क्लस्टर का हिस्सा था। आज वहां के स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र पहली बार ठीक से काम कर रहे हैं। ये सुनकर तो लगता है कि व्यापारिक विकास और समाज के आखिरी व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। बिल्कुल। सही नियत हो तो बिजनेस और समाज दोनों साथ आगे बढ़ सकते हैं। और शायद इसीलिए सस्टेनेबल इज अटेनेबल सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर काम कर रहा है। वे सिर्फ बदलाव के बारे में बात नहीं कर रहे, निष्पादन कर रहे हैं। एकदम सही। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो सोचने वाली बात यह है कि ऊर्जा अब सिर्फ एक उत्पाद नहीं रह गई है जिसका हम बिल भरते हैं। ये अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। हाँ, एक जीवन भर का रिश्ता। चाहे छत का सोलर हो, 10 मिलीसेकंड वाली माइसाइन बैटरी हो या मेगा चार्जर स्टेशन। ये तकनीकी एकीकरण बहुत गहरा है। बिल्कुल। और इसी बात से एक बहुत ही अहम और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, स्मार्ट मीटर घर की हर यूनिट पढ़ रहे हैं, माइसाइन बैटरियां बैकअप समझ रही हैं, ईवी स्टेशन जान रहे हैं कि आपकी गाड़ी किस रूट पर है। तो ये पूरा सिस्टम रियल टाइम डेटा इकट्ठा कर रहा है। बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में ये ऊर्जा कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कंपनियां बन जाएंगी? ये तो एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। जब बिजली ग्रिड को पता होगा कि हम कब उठते हैं, कब एसी चलाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो क्या ये एनर्जी ग्रिड असल में इंसानी व्यवहार का ग्रिड बन जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। शुरुआत में हमने कहा था कि ये ग्रिड जीवित नर्वस सिस्टम बन गया है। शायद ये नर्वस सिस्टम सिर्फ मशीनों को नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन के पैटर्न को भी पढ़ रहा है। और इस नए युग में सबसे बड़ी ताकत विशाल डेटा को समझना होगी।